नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफिशियल पर। साथियों, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं समसामयिक घटनाक्रम पर और उसके प्रश्न अभ्यास पर। एक वर्ष का जो संपूर्ण घटनाक्रम है उसको हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, और एमसीक्यू फॉर्मेट में हम जो संपूर्ण घटनाक्रम है उसे कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही उसका रिवीजन कर रहे हैं और तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। टारगेट 2026 ऐसा रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें हम जीएस के सब्जेक्ट जो विषय हैं, जीएस के विषय के साथ साथ करंट अफेयर का जो विषय सब्जेक्ट है आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके प्रश्नों का अभ्यास हम यहाँ पर कर रहे हैं। कंटिन्यू रूप से इस सीरीज को चलने के लिए आवश्यक है कि आप इसे पार्टिसिपेट कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए और निरंतर चेक करते रहिए कि प्रश्नों का जो क्रम चल रहा है उसमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपको रिकॉल करने में चीजें कितनी आसान लग रही हैं। तो बहुत बातें न करते हुए हम आज के अपने सेशन पे आते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने 20 प्रश्नों का अभ्यास किया था समसामयिकी विषय पर, और आज भी हम 15 से 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और करंट अफेयर में हम यह प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में जो चर्चा में रहती हैं जो चीजें, उन पर प्रश्नों का अभ्यास कर लें। क्योंकि अगर हम पीवाईक्यूज देखें और इसके पहले के जो एग्जाम हुए हैं उसमें देखें, 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस के यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर है वहां से प्रश्न आए हुए थे, सैन्य अभ्यास से प्रश्न आए हुए थे, जो महत्वपूर्ण दिवस है वहां से भी प्रश्न आए हुए थे, और जो सम्मेलन है, रिपोर्ट सूचकांक है, वहां से भी प्रश्न आए हुए थे। तो ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है, केवल पिछले वर्ष की बात हम करें 2025 का जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम था वहां से सारे प्रश्न देखने को मिले थे। तो इसलिए करंट अफेयर पे प्रश्नों का अभ्यास और उन पर जो कमांड है तो उसको बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। तो आइए पहले प्रश्न आप पर चलते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। आपके ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज। यूपी स्पेशल का यह प्रश्न है, उसके दृष्टिकोण से आप इसका जवाब दीजिए। अभी तक बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। तो लखनऊ यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का। आप इसे ध्यान में रखें। तो उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है लखनऊ। और उसके बाद हम बात करें तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप क्या होता है। तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का आशय यह है कि प्रतिदिन पैदा होने वाले कचरे का 100% निस्तारण हो जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ की हम बात करें तो वहां लगभग दो 2000 मिलियन टन कचरे का जो है प्लांट में उसको प्रोसेस कर लिया जाता है और उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है, और इस प्रकार से 100% निस्तारण उसका कर लिया जाता है। तो इसलिए लखनऊ को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का पहला। और हम उसके बाद हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें अगर, तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन को प्रारंभ किया गया था वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में इसे प्रारंभ किया गया था। और यह 2 चरण में यह मिशन अभी संचालित है। पहला चरण इसका 2014 से 2019 तक चला था, और उसके बाद 2020 से यह चरण चल रहा है 2025-26 तक। तो ये मिशन को भी ध्यान रखेंगे। ये वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो स्वच्छता के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है भारत में। 2 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था, 2 चरणों में इसे संचालित किया गया। पहला चरण 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2019 तक संचालित हुआ, और जो दूसरा चरण है वो 2020 से 2025-26 तक संचालित है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है। ये भी उत्तर प्रदेश विशेष का सवाल है। आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे
और बताएंगे कि कौन सा कथन असत्य कथन है। अगर हम एक की बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि एक्सप्रेस वे के मामले में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। और तीसरा कथन कह रहा है कि कृषि और दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। और चौथा है कि राष्ट्रीय गरीबी को कम करने में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान जो योजनाएं चल रही हैं, जो संचालित कार्यक्रम और पहल चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस संबंध में कई ऐसे पहल, कई ऐसी योजनाएं हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। तो इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन डी आपका असत्य है। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय गरीबी को कम करने के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र नहीं है, बल्कि उसमें भी उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर कृषि और दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। एक्सप्रेस वे के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसके साथ ही कई ऐसे योजनाएं और पहल हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। जैसे कि कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आलू उत्पादन हो, आम का उत्पादन हो, गन्ना का उत्पादन है, चीनी का उत्पादन है, इन सब मामलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और एक्सप्रेसवे की बात यहाँ पर की जा रही थी तो हवाई अड्डे के मामले में भी उत्तर प्रदेश इस समय देश में पहले स्थान पर है। तो इस तरह से यूपी जो राज्य है आपका कई मामले में, कई योजनाओं, कई पहले में जो अग्रसर है और अग्रणी भूमिका रखता है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। और आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड। अभी हमने बात की कि जो सूचकांक और रिपोर्ट आती हैं वहां से प्रश्न में देखने को मिलते हैं। जैसे 2025 प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो वहां पर भूजल आयोग की एक रिपोर्ट थी, भूजल रिपोर्ट, वहां से प्रश्न हमें देखने को मिला था। तो इसलिए क्या छोड़ दें, क्या ना पढ़ें, इस पर बहस करने से अच्छा है कि सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो चर्चा में है, उन्हें हम देख लें। तो प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पे आते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों, इस संबंध में भी आपका राज्य उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लैंडलॉक श्रेणी में उत्तर प्रदेश निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर है। अब हम तैयारी सूचकांक, ये जो तैयारी सूचकांक है 2024, इसे जारी कौन करता है इसकी बात करें तो निर्यात तैयारी सूचकांक का जो जारी करता है वो नीति आयोग है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो सूचकांक है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और 2024 का जो ये सूचकांक है ये इस बार का चौथा संस्करण था। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसे कब शुरू किया गया था, कब इस सूचकांक को जारी किया गया, तो हाल ही में जनवरी 2026 को के माह में इस सूचकांक को जारी किया गया है। तो कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। इस बार का कौन सा संस्करण था, यह फोर्थ संस्करण था, चौथा संस्करण था। और जनवरी 2026 में हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो और लैंडलॉक श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। लैंडलॉक का आशय क्या होता है, लैंडलॉक का आशय यह है कि ऐसा राज्य जिसकी कोई सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की कोई सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य राज्यों से, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है नेपाल के साथ। तो यूपीएसएल के मामले में आप इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 3 के बाद और प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिसंबर 2025 के मध्य भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का आयोजन किया गया। तो सैन्य अभ्यास से प्रश्न हम अक्सर देखने को मिलते हैं। तो बताइए, आपके ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी ईरान। तो अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और किस देश के बीच हुआ ये आपको बताना है।
तो साथियों, दिसंबर 2025 के मध्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के बीच सैन्य अभ्यास डिजर साइक्लोन सेकेंड का आयोजन किया गया, भारत और यूएई के मध्य। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यूएई के साथ खाड़ी देश, एक खाड़ी देश में चर्चा में बने हुए हैं, तो ये जो पश्चिमी एशिया में है, तो यहाँ के सभी जो देश है उनकी लोकेशन को आप ध्यान में रखेंगे हाल में ही, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल है। यहाँ के अन्य देशों के साथ भी भारत के सैन्य अभ्यास होते हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। साथ ही रणनीतिक रूप से और वर्तमान घटनाक्रम के रूप में अगर देखें तो पश्चिम एशिया के सभी देश इस समय चर्चा में बने हुए हैं। यूएई एक तरह से जीसीसी का सदस्य भी है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और बेहतरीन जो बात हो रही थी यहाँ पर हमारी डेजर्ट साइक्लोन की सेकंड की, तो इसका जो आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन यूएई में ही अबू धाबी में किया गया था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। यही हम भूल रहे थे कि हम क्या छोड़ रहे हैं। अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। तो आयोजन स्थल, कब आयोजन किया गया और किसके बीच इस अभ्यास को संपन्न कराया जाता है, तो ये ध्यान रखिए। तो कब हुआ था? दिसंबर 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड। और कहां पर आयोजन हुआ था? तो अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत की पहली एकीकृत उपग्रह निर्माण सुविधा पामनारो की आधारशिला रखी गई है। आपके ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में कोई ऐसी पहल जो चर्चा में होती है, कोई ऐसी उपलब्धि जो चर्चा में होती है, तो वहां से प्रश्न आते हैं। तो आपको बताना है कि भारत की पहली एकीकृत उपग्रह निर्माण सुविधा पामनारो की आधारशिला रखी गई है। कहां पर? साथियों, इस इकाई का जो उद्घाटन, आधारशिला रखी गई है, इसका जो निर्माण किया जाएगा वो गुजरात में किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखें। गुजरात में भारत की पहली एकीकृत उपग्रह निर्माण सुविधा पामनारो की आधारशिला रखी गई है। अब हम बात करें कि एकीकृत उपग्रह निर्माण सुविधा का क्या आशय है। तो एकीकृत उपग्रह निर्माण सुविधा का आशय यह है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर उपग्रह के संबंध में उसे डिजाइन से लेकर परीक्षण तक की सुविधा उपलब्ध होगी, कि उपग्रह को डिजाइन भी वहीं किया जाएगा और उसके बाद बनाया भी वहीं जाएगा, उसका बार बार वहां पर प्रयोग भी किया जाएगा और उसे अंततः जो उसका परीक्षण होता है वो भी वहां संपन्न किया जाएगा। तो ये सुविधा जो भारत में पहली बार किया गया है, इसकी आधारशिला रखी गई है, वो गुजरात में किया जा रहा है। तो और उसका नाम क्या है? उसका नाम पामनारो है, जो कि एक निजी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आप कंपनी का नाम भी ध्यान में रखें कि कंपनी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। जो एकीकृत उपग्रह निर्माण सुविधा केंद्र है पामनारो, भारत का पहला है, गुजरात में इसे शुरू किया जा रहा है। और जो कंपनी का नाम है, जिस एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, उस कंपनी का क्या नाम है? अजिस्ता स्पेस। अजिस्ता स्पेस ये एक निजी कंपनी है, इसके द्वारा शुरुआत किया जा रहा है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि हाल ही में बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इसे भारत के एक राज्य द्वारा राज्य सूक्ष्मजीव का दर्जा दिया गया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। वो कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। ये आपको बताना है। तो साथियों, बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो केरल है। केरल सरकार के द्वारा बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। किस प्रकार का बैक्टीरिया है? यह
एक प्रोटोजोआ बैक्टीरिया है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव। और बैक्टीरिया हमारे शरीर में, पानी में, मिट्टी में, कहीं भी हर जगह पाए जाते हैं। और इसे सूक्ष्म जीव का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि यह एक लाभकारी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार से होते हैं। तो यह एक लाभदायक बैक्टीरिया है जो कि कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हेल्प करेगा या फिर लाभप्रदायक का काम करेगा। इसके द्वारा हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान होगी। इसके द्वारा पाचन में सुधार होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए इसकी इस विशेषताओं को देखते हुए केरल राज्य सरकार ने इसे बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया को राज्य सूक्ष्म जीव का दर्जा दिया है। अगर इस बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो यह एक, पहले हमने बात किया, यह प्रोटोजोआ बैक्टीरिया है, एक रॉड शेप में होगा। ये अगर ऑप्शन में आ गया कि ये गोलाकार होगा तो नहीं, ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है, छड़ के आकार का। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया, जिसे केरल राज्य ने राज्य सूक्ष्म जीव का दर्जा प्रदान किया है, यह प्रोटोजोआ बैक्टीरिया है, छड़ के आकार का बैक्टीरिया है और यह स्वास्थ्य में और कृषि के क्षेत्र में लाभदायक, इसकी जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने इसे राज्य सूक्ष्म जीव का दर्जा दिया है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि सतत विकास सूचकांक 2025-26 में कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो सतत विकास सूचकांक 2025-26 जारी किया गया। इसमें राज्य स्तर पर, जिले के स्तर पर कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है, यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं जो इस क्षेत्र में प्रगति करते हैं और बेहतर काम करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन है इंदौर, गोरखपुर, हनाहथियाल और अहमदाबाद। तो साथियों, सतत विकास सूचकांक 2025-26 में देश में जो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जिला है वो ऑप्शन सी हनाहथियाल है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि इसने सतत विकास सूचकांक लक्ष्य 2025-26 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है देश में। और ये जो जिला है ये मिजोरम राज्य में है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मिजोरम का जिला हनाहथियाल सतत विकास सूचकांक 2025-26 में पहले स्थान पर आया है। फिर हम सतत विकास सूचकांक की बात करें। सतत विकास जो सूचकांक है इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और जैसे कि देश में जिलों की श्रेणी में हनाथियाल जिला मिजोरम का पहले स्थान पे था, तो राज्यों की श्रेणी में केरल राज्य शीर्ष पर है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। केरल राज्य सतत विकास सूचकांक में भारत के स्तर पर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है और जिलों की श्रेणी में हनाथियाल जिला मिजोरम का शीर्ष स्थान पर है। और यह सूचकांक जो सतत विकास सूचकांक है इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। साथियों, अभी हमने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 की बात की, जिसमें लैंड लॉक श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो इसमें असत्य कथन आपको बताना है। पहला है कि यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है कि बड़े राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। तीसरा है छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। और चौथा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक का यह चौथा संस्करण है। तो इसमें जो असत्य है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के संबंध में, वही आपको बताना है। तो साथियों, निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर नहीं है, बल्कि उत्तराखंड पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। बाकी जो ऑप्शन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 है, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और बड़े राज्यों की श्रेणी में क्रम से हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश
यूपी जो है उसकी जो रैंक है वो 4th है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा नहीं बल्कि उत्तराखंड पहले स्थान पर है। इसी आप ध्यान में रखेंगे कि छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। और निर्यात तेल सूचकांक का यह चौथा संस्करण जारी किया गया जनवरी 2026 में। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 आपका इंडेक्स से संबंधित है। इसमें बात की जा रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो क्वेश्चन है आपका कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है। ऑप्शन है 85, 80, 75 या 98। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्सर चर्चा में बना रहता है, इसके संबंध में आपको बताना है इस प्रश्न को। तो साथियों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान है वो ऑप्शन सी 75 है। इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत का 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान 75 है। और 2025 में भारत की जो रैंक थी वो 80 थी। तो 10 रैंक का सुधार हुआ है भारत में। भारत के पासपोर्ट की जो स्थिति है अब वो उसमें सुधार हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के विषय में बात करें तो कौन सी संस्था इसे जारी करती है और फर्स्ट और सेकंड रैंक पे कौन सा देश इस समय है 2026 में। तो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है इसे लंदन की एक संस्था जारी करती है जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है और यह कहाँ की संस्था है? लंदन की। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है। और फर्स्ट रैंक पे होने का आशय यह है कि सिंगापुर का जो पासपोर्ट धारक व्यक्ति है उसे लगभग 195 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी। और भारत के लिए यही बात करें तो भारत की जो रैंक है 75 है और भारत का जो पासपोर्ट धारक व्यक्ति होगा उसे 55 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट रैंक सिंगापुर है और भारत की रैंक 75 है। भारत का पासपोर्ट धारक व्यक्ति 55 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। इस इंडेक्स के संबंध में इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रश्न संख्या 9 के बाद हम प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंध है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी के संक्रमण के मामले भारत के किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये एक अमीबा है जो घातक अमीबा है इस और हाल ही में चर्चा में देखा गया। तो किस राज्य में इसका प्रभाव देखा गया, इसके मामले देखे गए, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। तो साथियों, भारत के केरल में इसका मामला देखा गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेग्लेरिया फाउलेरी के जो संक्रमण के मामले हैं भारत में केरल राज्य में दर्ज किए गए। तो इम्पोर्टेंट ये थी था कि कहाँ पर दर्ज किए गए, इसकी चर्चा कहाँ पर थी और साथ ही ये किस प्रकार का अमीबा है, इसके क्या नुकसान है और कैसे यह संक्रमित करता है और इसे ब्रेन ईटिंग क्यों कहा जाता है। इन बातों को समझे अगर तो नेग्लेरिया फाउलेरी के विषय में अगर हम बात करें, यह एक घातक सूक्ष्मजीव है। यह एक घातक सूक्ष्मजीव है जो मीठे और गर्म जल में पाया जाता है। किन परिस्थितियों में यह पाया जाता है इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मीठे और गर्म जल में पाया जाता है। और किस प्रकार से यह मनुष्य को संक्रमित करता है, किसे ब्रेन ईटिंग कहा जा रहा है। तो इस संबंध में अगर हम बात करें तो जब आप ऐसे पानी में डुबुक डुबुक कर नहाते हैं जो स्वच्छ है, मीठा है और गर्म जल है, तो वहाँ पर ये अमीबा नाक के रास्ते से आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका जो संक्रमण का क्षेत्र है वो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क
की बात करें और यह नाक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश करता है और मस्तिष्क के ऊतक को खाना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर सूजन की स्थिति निर्मित होती है और यह जानलेवा और घातक बन जाता है। लेकिन ये पता नहीं चलता क्योंकि इसके प्रारंभिक जो लक्षण हैं उसमें बुखार है, सर दर्द है और गर्दन दर्द जैसी समस्या प्रारंभ में देखे जाते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, यह मानव मस्तिष्क के जो ऊतक हैं उनको संक्रमित करता है, उनको खाना शुरू कर देता है, उनसे सूजन होती है और यह घातक जानलेवा साबित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न का जवाब है केरल, और इसके मामले भारत में कहाँ दर्ज किए गए, केरल। तो आप नेग्लिजिया फ्राउलेरी के संबंध में ध्यान रखेंगे, एक ब्रीनेटिंग अमीबा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 के बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि चर्चा में रहा माउंट तफ्तान ज्वालामुखी, जिसे लगभग 7 साल बाद सक्रिय देखा गया, किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है ईरान, इराक, इटली, इंडोनेशिया। तो जीएस के सब्जेक्ट की हम बात करें तो जहाँ पे ज्योग्राफी या पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कोई चीज अगर चर्चा में होती है, ज्वालामुखी, भूकंप या पर्यावरण शब्दावलियां, तो वहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहली बात यह कि 7 साल बाद इसे सक्रिय देखा गया, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही ये जिस देश में स्थित है उस देश में युद्ध चल रहा है, तो लोकेशन और मैपिंग के दृष्टि से भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैंने आपको इशारा किया कि जिस देश में यह ज्वालामुखी पाया जाता है उसमें यहाँ वर्तमान में वहां पर युद्ध चल रहा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों, ईरान में ये ज्वालामुखी जो लोकेशन है ईरान में है, माउंट तफ्तान ज्वालामुखी, और 7 सालों बाद इसे सक्रिय देखा गया। तो ईरान की जो लोकेशन है वो इस समय आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सीधे हम मैप से उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका ईरान है जिसे आप देख रहे हैं, इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, ये वाला जो क्षेत्र है इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है और दक्षिण में पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी है। और ये जो हिस्सा है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज व्यापार के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर तेल निर्यात का लगभग 20 से 25% सिर्फ इसी व्यापारिक मार्ग से होकर गुजरता है, और यही इसकी कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। और ईरान का इस पर क्या कहते हैं अधिकार है। तो इस समय जब युद्ध की स्थिति चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका में, इजराइल और अमेरिका साथ आके ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसे खोल दिया जाए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने कुछ देशों के लिए ही खोलकर रखा हुआ है, वर्तमान में बाकी देशों के लिए प्रतिबंध किया गया है। तो युद्ध की स्थिति से आप लगातार वाकिफ ही होंगे। तो ईरान की लोकेशन आपको ध्यान रखना है। और जिस ज्वालामुखी की बात कर रहे थे हम, माउंट तफ्तान ज्वालामुखी की, वो ईरान के पाकिस्तान साइड है, तो वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही ईरान की और जो विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे लोकेशन की किससे, जो किन किन ऐसे कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे ये सीमा साझा करता है, तो इराक, तुर्की यहाँ पे, उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे है, और ये पाकिस्तान है। तो जो सीमा साझा करने वाले देश हैं, कैस्पियन सागर के लोकेशन आप ध्यान में रखेंगे, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें ईरान के संबंध में जाननी आवश्यक है, उनकी बात करें तो ईरान में की जो राजधानी है उसकी बात करें, ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अभी जिस ज्वालामुखी की हमने चर्चा की, माउंट तफ्तान को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं, जिसे हम जाग्रोस और एलब्रूज के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ दो महत्वपूर्ण रेगिस्तान पाए जाते हैं, उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दो महत्वपूर्ण रेगिस्तान यहाँ पर हैं,
वहां से प्रश्न भी आने की संभावना है। तो दस्ते लुत्फ और दस्ते काबिर, ये दो महत्वपूर्ण रेगिस्तान आप ध्यान में रखेंगे। तो पर्वत श्रृंखला के रूप में जागरोस और एल्ब्रुज, रेगिस्तान के रूप में दस्ते लुत और दस्ते काबिर, और जो ईरान की राजधानी है वो तेहरान। और हाल ही में जो चर्चा में रहा आया, क्या कहते हैं, ईरान का जो ज्वालामुखी 7 साल बाद सक्रिय हुआ, जिसे 7 साल बाद सक्रिय देखा गया, वो है माउंट तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं, हम आप बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर का बना 1 रियाल का बैंक नोट जारी किया है? तो किस देश ने यह पहल की है? किस देश ने अपना पहला पॉलीमर का बना 1 रियाल का बैंक नोट जारी किया है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यमन, सऊदी अरब, ओमान और बहरीन। तो साथियों, ओमान ने अपना पहला पॉलीमर का बना 1 रियाल का नोट जारी किया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये भी एक खाड़ी देश है और इसको भी हमने लोकेशन पे देखा कि ईरान के दक्षिण में जो गल्फ ऑफ पर्सियन है, गल्फ ऑफ ओमान है, तो गल्फ ऑफ ओमान के दक्षिण में इसका लोकेशन स्थित है। तो ये भी अपने लोकेशन के हिसाब से और वर्तमान घटनाक्रम के हिसाब से इंपॉर्टेंट देश हो जाता है, और जिस कारण से ये चर्चा में रहा कि इसने अपना पहला पॉलीमर का 1 रियाल का बैंक नोट जारी किया। तो कागज के नोट बंद करना या फिर जो इसके पहले जो नोट चल रहा था उसको बंद करना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीमर एक प्लास्टिक का नोट है, उसे फिर कई ऐसी चुनौतियां आती हैं जाली नोट की और सिर्फ नोट खराब होने की। तो इस संबंध में नया पहल किया जा रहा है, तो पॉलीमर का बना 1 नोट जारी किया गया। ओमान की हम बात करें तो ओमान की जो लोकेशन हमने देखी, साथ ही इसकी राजधानी की बात करें तो ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है। उसके बाद अरब प्रायद्वीप के पूर्वी कोने पर ओमान की स्थिति है लोकेशन में, उसे आपने देखा कि जो ये वाला हिस्सा था कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर्सियन गल्फ था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये पूर्वी कोने पर अरब प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, यहाँ पर ओमान की लोकेशन है, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दृष्टिकोण से भी ओमान की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार फिर अगर देखें ओमान को हम, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ओमान स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या, उसके बाद एक मैप बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक मार्ग के रूप में, तेल निर्यात का 20 से 25% अकेले इस व्यापारिक मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए वर्तमान युद्ध की स्थिति में सभी देश यहाँ से की जो ऊर्जा चुनौतियां हैं वो सभी देशों में देखी जा रही हैं। भारत में भी इस तरह के चुनौतियां देखी गई, सिलेंडर, एलपीजी, नेचुरल गैस, जो सभी, क्योंकि खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में भारत जो है ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति करता था। तो ऐसे संबंध में भारत के लिए ईरान ने, भारत सहित चीन और पाकिस्तान, कुछ देशों के लिए ईरान ने छूट दी है कि वहां जो हमारे जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी देश हैं जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उन्हें आप ध्यान में रखें, इसलिए आप यहाँ पे मैप ऐड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर कि हाल ही में नाटो की सदस्य संख्या बढ़कर 32 हो गई है। न्यूनतम जो है शामिल देश कौन सा है? नवीनतम होना चाहिए, न्यूनतम नहीं। तो बताइए जो नवीनतम देश शामिल हुआ है नाटो में वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, ग्रीनलैंड। तो नाटो भी हाल में बहुत चर्चा में रहा क्योंकि अमेरिका जो ईरान के साथ युद्ध में भिड़ा हुआ है, तो नाटो सदस्य देशों ने इस युद्ध पर अमेरिका का समर्थन नहीं दिया है। तो इस संदर्भ में भी नाटो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, एक नया देश इसमें शामिल हुआ है, इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 32 हो गई है। तो हाल ही में जो शामिल देश है वो आपको बताना है। तो साथियों, इस संदर्भ में हम बात करें तो हाल ही में नाटो संगठन में जो शामिल होने वाला देश है वो स्वीडन है। स्वीडन ने नाटो की सदस्यता
सदस्यता स्वीकार की है और नाटो की सदस्य संख्या बढ़कर 32 हो गई है। तो नाटो हाल ही में चर्चा में रहा। इस संबंध में नाटो के विषय में और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो साथियों नाटो की जो स्थापना है 1949 में हुई थी, इसे आप ध्यान रखें। वाशिंगटन की संधि संपन्न हुई थी 1949 में। 1949 में जो वाशिंगटन की संधि संपन्न हुई थी, उससे नाटो का जन्म हुआ था। शीत युद्ध का दौर चल रहा था और वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश हैं वो 32 हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्थापना के बाद और कौन सा पॉइंट हमारे लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका जो मुख्यालय है नाटो का, वो ब्रुसेल्स ब्राजील में है, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। और साथ ही जिस महत्वपूर्ण संधि समझौते के लिए नाटो को विश्व भर में जाना जाता है, कि यहाँ पे इसका जो संधि हुई थी उसका जो आर्टिकल 5 है वो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 5 आप ध्यान में रखेंगे, जो कि यह कहता है कि नाटो के जो सदस्य देश हैं उनमें से अगर किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो वह हमला सभी सदस्य देशों पर माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 5 नाटो के संबंध में। उसके बाद नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। उसके बाद नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी वाशिंगटन संधि के द्वारा। और हाल ही में नाटो में जो शामिल देश है वो स्वीडन है और इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। आते हैं प्रश्न संख्या 13 के बाद हम प्रश्न संख्या 14 पर, कि हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य को देश की अदरक राजधानी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो साथियों नीति आयोग ने मिजोरम राज्य को देश की अदरक राजधानी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। मिजोरम को देश के अदरक राजधानी के रूप में दर्जा दिए जाने की घोषणा नीति आयोग ने की है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो जब इस तरह से स्पेशल किसी देश को, मतलब किसी राज्य को अदरक राजधानी का दर्जा दिया जा रहा है, तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि वहां पर उत्पादक में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। लेकिन जब इस तरह की स्टेटमेंट अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले और वहां पे ये देखने को मिले कि अदरक राजधानी का दर्जा दिए जाने का जो कारण था वहां उत्पादन में वृद्धि थी, तो इसे आप काट देंगे, ये गलत है। बल्कि जो मिजोरम में जैविक खेती, अदरक की जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया, और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले अदरक का उत्पादन किया गया, बहुत ही तीखा अदरक का उत्पादन यहाँ पर किया गया। तो इस कारण से नीति आयोग ने मिजोरम को देश की अदरक राजधानी के रूप में दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 में आपको असत्य कथन चुनना है। 4 ऑप्शन के रूप में 4 कथन आपके सामने है, आपको संबंधित असत्य कथन चुनना है। 3 क्वेश्चन, 3 जो स्टेटमेंट है वो सही हैं। तो बताइए, ऑप्शन ए कह रहा है कि फिडे शतरंज पुरुष विश्व कप 2025 का जो आयोजन है बिहार में किया गया। दूसरा है कि फाइनल मुकाबला उज्बेकिस्तान के जोवखिर सिंदुरोव ने जीता। तीसरा है कि भारत ने दूसरी बार इस टूर्नामेंट में की मेजबानी की। और चौथा स्टेटमेंट है कि फिडे शतरंज महिला विश्व कप का खिताब भारत की दिव्या देशमुख ने जीता। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। खेल से भी जो प्रश्न है वो अक्सर देखे जाते हैं जब कोई नई और महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें हासिल होती है। तो साथियों इस संबंध में अगर हम बात करें तो फिडे शतरंज पुरुष विश्व कप का जो आयोजन है 2025 का, वो बिहार में नहीं बल्कि गोवा में किया गया। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और यही इस प्रश्न का सही जवाब भी है। ऑप्शन ए
सही जवाब है, क्योंकि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का जो आयोजन है भारत में गोवा में किया गया, और जो फाइनल मुकाबला है उज्बेकिस्तान के जोखिर सिंदारोव ने जीता। इसे आप ध्यान में रखेंगे नाम को। और भारत ने दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। पहली बार अगर आप स्टेटमेंट आपको ये दिखाए कि पहली बार मेजबानी की गई थी तो आप काट देंगे। भारत ने दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की, और ये पुरुष शतरंज विश्व कप 2025 था। तो फिडे शतरंज महिला विश्व कप में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत की दिव्या देशमुख ने फिडे शतरंज महिला विश्व कप 2025 जीता हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और फाइनल में इन्होंने भारत की ही कोनोरू हम्पी जी को हराया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, दमन और दीव। तो इस तरह का पहल जो समुद्री मछली पालन योजना है, जो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, कहां पर शुरू किया गया ये आपको बताना है। तो साथियों, ओपन सी समुद्री मछली पालन योजना अंडमान और निकोबार में शुरू किया गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन योजना है। किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई? अंडमान और निकोबार में। ओपन सी समुद्री मछली पालन योजना क्या है, अगर इसे समझने का हम प्रयास करें तो अगर हम मान लें ये क्षेत्र पूरा समुद्र है, तो ओपन सी अर्थात खुले समुद्र में यहाँ पर जाल लगा के चारों तरफ से समुद्र के बीचों बीच जाल से उसे घेराव करके वहां पर मछली पालन का पहल किया जा रहा है। ये भारत में पहली बार किया जा रहा है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अंडमान निकोबार क्षेत्र में किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब मछली पालन का उत्पादन किया जाएगा तो ऐसे में जो उत्पादन है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, और अनुमान ये है कि लगभग 50 गुना अधिक उत्पादन इसमें हासिल किया जाएगा, तो इससे मछुआरों को भी अधिक लाभ होगा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ओपन सी समुद्री मछली पालन योजना है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। तो ओपन सी समुद्री मछली पालन योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। पहली बार भारत में इसे शुरू किया गया, और कहां पर शुरू किया गया? अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पहली नजर में आप जब इस प्रश्न को करेंगे तो कोल्ड डेजर्ट के नाम पर आप पहला ऑप्शन लद्दाख के साथ खेल जाएंगे, लेकिन वो सही नहीं है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत के हिमाचल प्रदेश में है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का आशय है कि शीत मरुस्थल, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। लद्दाख में शीत मरुस्थल पाया जाता है, लद्दाख में शीत मरुस्थल पाया जाता है, लेकिन ऐसा शीत मरुस्थल जिसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया हो वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और हाल ही में इसे यूनेस्को ने, ये हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। संसाधनों की कमी से जो लिखावट है वो बहुत अच्छी है, इसलिए आप लिखावट पर ध्यान न दीजिए, लेकिन जो बोला जा रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? भारत के हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि जनवरी 2026 में
किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? आपके ऑप्शन है रूस, चीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों, हाल ही में चौधरी चचा ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका बहुत ही पहलकारी और बहुत ही इंटरटेनिंग ऐसा कुछ कर जाता है जो जिस पर विश्व का ध्यान अपने आप उसकी ओर चला जाता है। तो अमेरिका ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या लगभग अमेरिका ने 63 प्लस ऐसे वैश्विक संस्थाएं और संगठन है जहां से अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी हटा ली है, वहां से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो इस संबंध में WHO भी था और WHO से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सदस्यता वापस लेने का जो कारण अमेरिका ने बताया, कोरोना के टाइम उसकी जो लापरवाही थी, उनका कहना था कि कोरोना के टाइम जो लापरवाही है, इस कारण से अमेरिका WHO से अपनी सदस्यता को वापस ले रहा है। उसके बाद अगर हम WHO के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय, यहाँ से एक वर्ल्ड लाइनर प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, तो जिनेवा में है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि जनवरी 2026 को शपथ लेने के बाद न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है जोहरान ममदानी, हमजा यूसुफ, सादिक खान, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस संबंध में अगर हम बात करें तो जो व्यक्तित्व घटनाक्रम में चर्चा में बने रहते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो किसी कारण से बहुत चर्चा में रहते हैं, तो वहां से हमें प्रश्न देखने को मिलता है। तो जनवरी 2026 में न्यूयॉर्क के शहर के पहले जो मुस्लिम मेयर बने हैं वो हैं जोहरान ममदानी। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, ये पहले मुस्लिम मेयर हैं और साथ ही दक्षिण एशियाई मूल के पहले मेयर हैं। तो जो व्यक्तित्व चर्चा में है, अगर वहां से प्रश्न आता है तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी जी को। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न संख्या 19 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर कि हाल ही में नासा ने 27 साल के कैरियर के बाद सेवानिवृत्त होने वाली नासा से 27 साल के कैरियर के बाद सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स या ऑप्शन डी सुप्रिया साहू। तो इस प्रश्न का संबंध भी उसी से है कि जो व्यक्तित्व चर्चा में थे वहां से अगर प्रश्न बनेगा तो इनको भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो साथियों, नासा से 27 साल के कैरियर के बाद सेवानिवृत्त होने वाली जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं वो हैं सुनीता विलियम्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। सुनीता विलियम्स जी ने 27 साल के कैरियर के बाद नासा से सेवानिवृत्त ले लिया है और इनके हाल ही में और भी कई कारण थे जिससे चर्चा में थी। मार्च 2025 में एक मिशन जो अंतरिक्ष में भेजा गया था जिसका नाम था क्रू पर मिशन, जिसके अंतर्गत इन्हें ये अंतरिक्ष में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गई थी और किसी तकनीकी खराबी के कारण अतिरिक्त समय यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया। तो इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड इनके नाम है जिसकी हम बात करें तो ये नासा की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक दिनों तक नासा में अंतरिक्ष में बिताया है। तो नासा की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताया है और लगभग इन्होंने 608 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत किया है। तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, सुनीता विलियम्स जी को, जिन्होंने नासा से 27 साल के कैरियर के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त ले लिया है और ये भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। हमने 20 प्रश्नों का अभ्यास किया, बहुत जो प्रश्न थे उन पर चर्चा भी की, उन्हें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। संभवतः आपको आनंद आया होगा और इस तरह से ये करंट अफेयर की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रूप से चलती रहेगी और
एग्जाम तक आपका जो 1 वर्ष का घटनाक्रम है, उन पर प्रश्नों के अभ्यास से उन्हें तैयार कराने का प्रयास किया जाएगा। तो क्लास करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और साथ ही आपके सुझाव या समाधान का भी स्वागत है, उसे आप भी ज़रूर बताइएगा। तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।